नमस्कार, 4 का वार देख रहे हैं आप और सबसे पहले मैं आपको खबर दूंगी प्रयागराज से। इसके साथ ही मेरे तमाम सहयोगी आपको अलग अलग जगह से अपडेट बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में। देखिए, अतीक और अशरफ के हत्यारे प्रयागराज में होटल स्टे इन में रुके हुए थे और इस होटल के कमरा नंबर 203 में तीनों ने मर्डर की प्लानिंग की थी। आखिर तीनों ने इसी होटल को क्यों चुना और इस होटल से वो कितनी बार कॉल्विन अस्पताल की तरफ गए थे, धूमनगंज थाने की तरफ गए थे, आपको सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एक छत और 4 दीवारें, जहां रुके थे हत्यारे। दरवाजा खुलेगा, हर राज आज खुद बोलेगा। तीनों शूटर कमरा नंबर 203 में रुके थे। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारे स्टेशन के पास इस स्टे इन होटल में रुके थे। स्टे इन होटल में रुकने के साथ ही उन्होंने यहां पर 2 मोबाइल फोन छोड़ रखे थे। एनआईए की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के साथ ही उसने दोनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें पूरी कुंडली है और लोगों से किन किन लोगों से उसने बात की है, ये सारी चीजें इस मोबाइल फोन में मौजूद हैं। सिम उन्होंने क्यों निकाला, क्या कारण रहा होगा, इस बारे में भी एनआईए बातचीत कर रही है। फिलहाल जो होटल के सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर है, वो सारे डीवीआर पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिए हैं और इसके साथ ही जो होटल के एंट्री रजिस्टर्स हैं, वो रजिस्टरों को भी ले रखा है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश, सनी और अरुण मौर्य प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के सामने होटल स्टे इन में रुके थे। इसी होटल के कमरा नंबर 203 में तीनों ने अपना अड्डा बनाया। यहां से वो ई रिक्शे पर सवार होकर कॉल्विन अस्पताल और धूमनगंज थाने के साथ साथ प्रयागराज कोर्ट भी गए, जहां तीनों ने अतीक और अशरफ को लेकर रेकी की थी। दरअसल इस होटल के पास से कॉल्विन अस्पताल की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर थी और रेलवे स्टेशन सामने ही था, इसीलिए इस होटल को शूटर्स ने चुना था। होटल के इस कमरे से एनआईए को 2 मोबाइल मिले हैं, लेकिन उनके अंदर का सिम कार्ड गायब है। पुलिस ने होटल से डीवीआर को अपने कब्जे में लिया है, साथ ही होटल का रजिस्टर और आईडी प्रूफ भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये होटल स्टे इन है, यहीं पर तीनों हत्यारे रुके थे। यहाँ पर मोहित है जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोहित जी, यहाँ पर 3 हत्यारे रुके थे, क्या था पूरा मामला? सर देखिए, यहाँ पे 3 हत्यारे रुके थे कि नहीं रुके थे, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर, जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी था, वो सब पुलिस प्रशासन के पास में है, ठीक है। तो अभी हम आपको कोई उस तरह की जानकारी नहीं दे पाएंगे कि यहाँ पे कौन रुका था, कौन नहीं रुका था, क्या आईडी दिए थे, क्या नहीं दिए थे। ये सारी जानकारी सर आपको पुलिस प्रशासन से ही प्राप्त होगी। अतीक और अशरफ के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि शूटर्स 3 नहीं बल्कि 5 थे। 2 शूटर्स को बैकअप में रखा गया था। अगर 3 शूटर्स की टीम नाकाम हो जाती तो बैकअप टीम अतीक और अशरफ पर हमला करती। जो 3 शूटर्स पकड़े गए हैं, उनमें से किसी के पास मोबाइल फोन नहीं मिला था। कॉल्विन अस्पताल के पास करीब 45 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस इन सब की फुटेज को भी खंगाल रही है। यह जो स्टे इन होटल है, ये थाना खुलदाबाद से महज 50 मीटर की दूरी पर है और स्टेशन से भी 50 मीटर की ही दूरी पर है। इन दोनों के बीच में हत्यारों ने होटल क्यों लिया, इस बारे में भी एनआईए पूछताछ कर रही है। फिलहाल जिस घटना पर अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर किया गया, उस स्थान को भी चूज किया गया, वो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। पूरी तरह से रेकी की गई, टीम लगाई गई और इसके साथ ही लगातार रेकियां करने के साथ ही इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और माफिया डॉन और उसके भाई का मर्डर खुलेआम किया गया। कैमरा पर्सन मोहित के साथ आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। उधर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अफशा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है और इनाम 75,000 हो चुका है और डॉन की बेगम की तलाश लगातार हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बेगम ऑफ मुख्तार, इनाम 75,000। लुकआउट नोटिस जारी, मुश्किल में आफशा अंसारी। यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशान अंसारी पर भी शिकंजा कस दिया है। पुलिस के मुताबिक आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित है।
साथ ही पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। ऐसी आशंका है कि मुख्तार की पत्नी आफशान विदेश भाग गई है। आफशान पर गंभीर मामले दर्ज हैं। मऊ के रैनी गांव के पास जमीन ली गई। जमीन पर एक गोदाम बनवाया गया। गोदाम को फर्म ने एफसीआई को किराए पर दिया। 5 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थी फर्म। इन 5 लोगों में मुख्तार की पत्नी आफशा भी शामिल। मुख्तार के दोनों साले अनवर और आतिफ भी शामिल। जांच में पता चला जमीन फर्जी तरीके से नाम कराई गई। तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जांच कराई। जांच में विकास कंस्ट्रक्शन फर्जीवाड़े की दोषी पाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर 2020 में मुकदमा हुआ। दक्षिण टोला थाने में आफशा सहित 5 लोगों पर मुकदमा हुआ। मुकदमे के बाद बाउंड्री वॉल गिराकर जमीन खाली कराई गई। मुख्तार की बेगम तब से फरार चल रही है। मऊ में मुख्तार की पत्नी पर इनाम घोषित हुआ। गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में भी आफशा इनामी है। अब आफशा पर 75,000 का इनाम घोषित है। जेल में मुख्तार अंसारी डरा हुआ है। पत्नी की तलाश तेज हो गई है तो बेटे अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में जमानत अर्जी खारिज हो गई है। यानी मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार मुश्किलों के भंवर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। आपको बता दें, मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। साथ साथ ये कहा गया कि जेडीयू डूबती नाव है, कभी भी डूब सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के बड़े बयान। नीतीश का विपक्षी एकजुटता का अभियान शिगुफा। नीतीश अपनी पार्टी में लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कहा गया। नीतीश कुमार का जब वक्त था उन्होंने तब कुछ नहीं किया, ये कहा गया। आपको बता दें, 2024 निकल जाएगा और विपक्षी एकजुटता कुछ नहीं कर पाएगी। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। जितने लोग आप देख रहे हैं जो नेता के रूप में है, बाकी नीचे के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए। उसमें अपवाद एकाध हो सकता है, उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं, कोई पार्टी में कहीं भी। क्योंकि जिस समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहाँ जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है। और ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि 15 दिन में हो कि महीना दिन में हो कि 2 महीना में हो, लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है। तो देखिए, इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी न केवल सांसद सत्ता बल्कि खजाने के लिहाज से भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि एडीआर ने जब बिहार के दलों के पार्टी फंड पर रिपोर्ट जारी की तो रिजल्ट जरा चौंकाने वाले सामने आए। बिहार में सबसे ज्यादा विधायक लालू की आरजेडी के पास हैं, जो सत्ता में हिस्सेदार भी हैं। उसके बाद एमएलए की संख्या के लिहाज से बीजेपी का नंबर आता है और सीएम की कुर्सी पर विराजमान नीतीश बाबू की पार्टी विधायकों के लिहाज से तीसरे नंबर पर मौजूद है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि किस दलों ने खजाने में कितने रुपए जमा किए हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे अमीर पार्टी कौन है? आप सोच रहे होंगे कि देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है, जिसके खाते में 752 करोड़ रुपए हैं। तो बीजेपी ही बिहार की सबसे अमीर पार्टी होगी, या फिर जिस दल के पीछे ईडी सीबीआई लगे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 79 विधायक हैं, वो बिहार की सबसे अमीर पार्टी होगी। तो आप गलत सोच रहे हैं। आरजेडी की हालत तो बीजेपी से भी बुरी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उसके खाते में तो 0 लिखा है। वहीं कांग्रेस दिल्ली यानी आला कमान के सहारे चल रही है। तो वाम पार्टी विधायकों के वेतन से किसी तरह से गुजारा चला रही है। तो फिर बचती है नीतीश कुमार की जेडीयू। ललन सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे अमीर पार्टी है। ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। एडीआर रिपोर्ट में बिहार की राजनीतिक पार्टियों की आमदनी और खर्च का हिसाब जारी किया गया है। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बैंक बैलेंस के हिसाब से बिहार की सबसे अमीर पार्टी है। दावे के मुताबिक जेडीयू बिहार की सबसे अमीर पार्टी चंदे के सहारे बनी है।
जेडीयू ने 2022 के अंतिम महीने में स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान चलाया था। जेडीयू को 2020-21 में 65.31 करोड़ का चंदा मिला, जिसके बाद जेडीयू के खाते में 71 करोड़ रुपए हो गए। जनता दल यूनाइटेड के 76 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। पार्टी ने इनसे प्रति सदस्य सदस्यता शुल्क 5 रुपए लिए हैं, जो कि जेडीयू के खाते में जमा है। इसके साथ ही पार्टी हर महीने अपने विधायकों से 500 रुपए लेती है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के खजाने में जमा रकम पूरी तरीके से वाइट है। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद तमाम नेताओं ने पार्टी कोष बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक उनके नेता क्लाइमेट लीडर हैं, लिहाजा पार्टी फंड में जमा रकम में पॉल्यूशन का सवाल नहीं है। पार्टी ने विशेष कोष संग्रह अभियान चलाया। पार्टी के जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी इन लोगों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पार्टी के साथियों को, विधायकों को, सांसदों को और साथ ही साथ जो पार्टी के शुभचिंतक थे, एकदम व्हाइट मनी है, हमारे यहाँ कोई ब्लैक मनी नहीं। हमारे नेता भी नंबर 1 तो क्लाइमेट लीडर हमारे नेता कहलाते हैं, तो धन के मामले में हम पॉल्यूशन फैलाते हैं। राज्य में सीटों के नंबर पर तीसरे और पैसों में टॉप पर होने का सवाल उठा तो जेडीयू मेहनत की कमाई जमा करने की दुहाई देती है। प्रवक्ता के मुताबिक नेताओं ने अपनी मेहनत और घर की कमाई से पार्टी के खजाने को भरा है। वहीं राज्य में सत्ताधारी पार्टी को बीजेपी के खजाने में भारी घपला नजर आता है। आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना काल में फर्जी पैन कार्ड बनाकर बीजेपी ने अवैध कमाई की और उससे ही कार्यालय की जमीन खरीदी। ऐसा नहीं है, पार्टी के सदस्यों के द्वारा दिया गया है, पार्टी के लोगों के द्वारा दिया गया। हमारे जैसे लोग भी 1 महीने का अपना दिए, जिन पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी आमदनी दिया है। हमारा कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए अगर सवाल खड़ा कर रहे कि नोटबंदी के दौर में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के अंदर फर्जी पैन कार्ड के आधार पर जमीन खरीदा था जिला कार्यालय की। और अब बात करते हैं उस पार्टी की जिसके पार्टी अध्यक्ष और नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई सब लगी है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी। आरजेडी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी का दावा है कि उनके करीब 1 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी ने उनसे 10-10 रुपए सदस्यता शुल्क ली है, जो पार्टी के खाते में जमा है। इसके अलावा पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है। पार्टी का खाता खाली है। आरजेडी के 79 विधायक, 14 एमएलसी हैं। पार्टी इनसे हर महीने 10,000 रुपए सहयोग लेती है। इससे ही पार्टी का खर्च चलता है। आरजेडी के कोषाध्यक्ष टोपी पहनकर पार्टी खजाने के सवाल पर दूसरों को टोपी पहनाने वाले जवाब दे रहे हैं। एक तरफ उनका दावा है कि पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए चुटकियों में 10 करोड़ की रकम जमा करवा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे पार्टी फंड के खुलासे में जीरो बैलेंस की बात पूछी जाती है तो जवाब मिलता है कि मेहमानों को लिट्टी समोसा खिलाने, चाय पिलाने, वेतन देने में ये रकम उड़ जाती है। पैसे के मामले में तो पार्टी की चद्दर इतनी छोटी है कि सिर ढके तो पैर बाहर हो गए और पैर ढके तो सिर आसमान तले आ गया। हमारे माननीय विधायक हैं या जो भी हमारे माननीय एमएलसी हैं, उनके द्वारा जो भी स्वेच्छा से पार्टी में चंदा के रूप में जो भी उनको पैसा देना होता है, उसी से आज पार्टी हमारी चलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चलता है। आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ कोई, हमारे खाते में बहुत रुपया नहीं है। खाता में मुश्किल से जाइएगा तो 10-20 लाख, 50 लाख, एकाध खाता ऐसा है जिसमें कभी आज तक 1 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं गया। जवाब देने में ज्यादा होशियारी दिखाने के चलते खुद उलझ चुके सुनील सिंह इन सबके बीच बीजेपी की कमाई पर कटाक्ष करना नहीं भूलते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बिहार इकाई के पास महज 51 लाख रुपए हैं। पार्टी के 1 करोड़ सदस्यों से मिलने वाले 5 रुपए प्रति सदस्य की राशि सुरक्षित है। इसके साथ ही बीजेपी अपने एमएलए और एमएलसी से 6,000 रुपए जबकि सांसदों से 10,000 रुपए लेती है। इन पैसे से ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय का खर्च चलता है। बीजेपी अब विधायकों से 10,000 और संसद सदस्यों से 25,000 रुपए लेने की तैयारी कर रही है। जेडीयू और आरजेडी ने अपने पार्टी फंड पर गोलमोल जवाब देते हुए बीजेपी को काले धन वाली पार्टी करार दे दिया। जवाब में बीजेपी का कहना है कि काले मन वाले लोगों को हमारे पास काला धन नजर आता है। विजय कुमार का आरोप है कि सत्ताधारी दल माफिया के जरिए पैसे की भारी उगाही कर रहे हैं। 51 लाख फंड पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बीजेपी चरित्र की राजनीति करने वाली पार्टी है, चतुराई की नहीं। काले मन वाले लोग को
हर व्यक्ति के पास काला धन नजर आता है। ये लोग काले मन के लोग हैं और काले मन के लोगों का देखते हैं कि इस धन के लिए किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं बड़े बड़े लीडर इनके। कौन आते थे, कौन तहसीलते थे, कौन फंडिंग क्रिएट करते थे, पूरा बिहार जानता है। पार्टी चरित्र की राजनीति करती है, चतुराई की नहीं। सुशासन की राजनीति करती है, सत्ता के लिए सुशासन को दांव पर लगाकर कुशासन के गोद में नहीं बैठती है। और ये मानसिकता के लोग काले लोग होते हैं। इनको सब पहचानता है, इनको सब जानता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की बिहार इकाई की हालत भी अच्छी नहीं है। ये पार्टी बिहार में दिल्ली के पैसों से चल रही है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के करीब 28 लाख सदस्य हैं। कांग्रेस ने इनसे प्रति सदस्य 5 रुपए चंदा लिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में 35 स्टाफ है। इन्हें हर महीने 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। विधायकों और दिल्ली से आने वाले पैसे से वेतन भुगतान और दूसरे खर्च किए जाते हैं। वाम पार्टियों के हालात तो बिहार में और भी ज्यादा खराब है। इनका खर्च विधायकों को मिलने वाले वेतन से चलता है। आपको बता दें, पार्टियों की आय यानी पार्टी फंड ज्ञात और अज्ञात स्रोतों को जोड़कर निकाला जाता है। दलों ने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और चुनाव आयोग के सामने आय का जो ब्यौरा दिया है, उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल पार्टी फंड का रोना रो रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब चुनावी मौसम आता है तो हेलीकॉप्टर और रैलियों के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरह फिर कहां से बहते हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर मिल रही है कि दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने सुंदर भाटी पर हमले और चेनू गैंग के मयूर चौहान की हत्या के मामले में नागर गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया है। देखिए, शार्प शूटर का नाम आशीष वर्मा है, जो कि दिल्ली में लक्ष्मी बाजार इलाके का रहने वाला है। टीम ने पंजाबी बैंक दिल्ली में छापेमारी की और वंचित अभियुक्त आशीष वर्मा को गिरफ्तार किया, जो वहां पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता पाया गया। आरोपी आशीष वर्मा ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल से वो अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है। आपको बता दें, घटना के बाद कभी भी अपने घर नहीं गया। वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आमतौर पर वो रैन बसेरों में या फिर फुटपाथ पर रात पूरी की पूरी गुजारता था। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पे अरविंद केजरीवाल को आईआरएस एसोसिएशन का नोटिस में केजरीवाल को आईटी में कमिश्नर होने से इनकार किया है। देखिए, टीवी और रेडियो पर कमिश्नर बोलने पर आपत्ति जताई है। आईटी अधिकारियों के बारे में गलत बोलने पर आपत्ति यानी कि नाराजगी जताई गई। वहीं केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। बीजेपी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कार्रवाई की मांग यहां पर की है और निशाना साधा गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे, केजरीवाल को आईटी में कमिश्नर होने से इनकार किया और इसी को लेकर लगातार अब देखिए टीवी और रेडियो पर कमिश्नर बोलने पर आपत्ति चूंकि जताई गई है और आईटी अधिकारियों के बारे में गलत बोलने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब केजरीवाल को आईटी में कमिश्नर होने से इनकार किया, टीवी और रेडियो पर कमिश्नर बोलने पर आपत्ति जताई। कि एक मैं कमिश्नर था इनकम टैक्स, और एक इनकम टैक्स का जो अधिकारी होता है वो 1 करोड़ रुपया सालाना या महीना कमाता है, ऐसे कुछ बोले थे। मैं उसको, और मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, सोचो कितना कमा लेता। तो ये लाइन तो मुझे लगता है कि हमारी जो इनकम टैक्स एसोसिएशन है, इनको ये बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मेरा विश्वास है कि इस प्रकार से पूरे कम्युनिटी को अगर कोई व्यक्ति गाली देता है तो इस देश का संविधान ऐसे लोगों के लिए बहुत कड़ा कदम अख्तियार कर सकता है। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी की गई और कार्रवाई की मांग यहाँ पर लगातार उठी। वहीं देखिए, राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे से अब आलाकमान अलर्ट हो गया है। जी हां, सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट कट सकते हैं। 90 से ज्यादा विधायकों की टिकट काट सकती है कांग्रेस और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। 1-to-1 संवाद में रंधावा ने इन विधायकों से दो टूक कहा कि सर्वे के अनुसार आपकी स्थिति खराब है और नहीं जीत पाएंगे आप।
अलबत्ता सर्वे के अनुसार इन सीटों के अलावा बाकी सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। सूरत में बीजेपी के डबल अटैक से बैकफुट पर आम आदमी पार्टी। जी हां, ईसुदान गढ़वी के सामने पार्टी का पहला गढ़ बचाने की चुनौती। 2021 के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को कामयाबी सूरत में मिली। पार्टी ने 120 में 27 सीटें जीतकर तहलका मचाया। अब पार्टी पार्षद की भगदड़ से पहले आपका पहला किला दरक रहा है। बीजेपी की सेंधमारी से ईसुदान गढ़वी की चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं। गढ़वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को सूरत में मुख्य विपक्षी दल बनाए रखना है। 12 से कम पार्षद हुए तो पार्टी से छिन जाएगा ये रुतबा। लोकसभा चुनाव से पहले किला ढहने से बचा पाएंगे गढ़वी, बड़ा सवाल। पार्टी के नेता मान रहे आपस में तालमेल की कमी को मुश्किलों की वजह। साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं से कनेक्टेड नहीं है आम आदमी की पार्टी की नई टीम। इस बीच आपको बता दें कि हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट पर गुरु शिष्य की लड़ाई है। जी हां, बीजेपी ने राज्य महासचिव महेश तेंगिकाई को हुबली धारवाड़ केंद्रीय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है। वहीं महेश तेंगिकाई इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट की लड़ाई को लिंगायत समाज के दो प्रमुख नेताओं के बीच गुरु शिष्य की लड़ाई माना जा रहा है। आपको बता दें कि महेश तेंगिकाई ने 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सबसे पहले जगदीश शेट्टार से आशीर्वाद मांगा था। तेंगिकाई ने कहा था कि जगदीश शेट्टार मेरे गुरु रहे हैं। ये लड़ाई एक गुरु और उनके शिष्य के बीच की है। चलिए, इसी के साथ 4 के बार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।